हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिन पहले यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किए कि राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला, इतिहास एवं संस्कृति के 30 प्रश्नों को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं और यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऑथेंटिक है। यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों को देख रहा है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप इन प्रश्नों को चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले रीट की टेस्ट सीरीज लगाई गई और 1.5 साल तक रीट की टेस्ट सीरीज की सफलता के बाद अब सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती जो आगामी कुछ महीनों में आने वाली है, तो उससे संबंधित टेस्ट सीरीज जारी कर रही है। हमने टेस्ट सीरीज चालू है और आप में से कोई भी व्यक्ति उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। और जैसा कि अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारा मैटर उजाला टेस्ट सीरीज से आया है, जो कि सेकंड ग्रेड और रीट की लिए जीके लगाया गया था। उसमें से अधिकतर मैटर आपको वीडियो के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला। ऐसा ही पिछली जो जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारा मैटर आया था। तो आप इस चीज़ को अनदेखा मत करें और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप ज़रूर लिखोगे। अगर लिख लेते हैं वन लाइनर तो आपको बहुत ही लाभ दे करके जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बाकी बातें लास्ट में करेंगे और मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू करता हूँ। तो आप स्क्रीन पर प्रश्नों को देख सकते हैं और मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा और आप इसका आंसर अपने मन में सोच लेना है या पेज के ऊपर एक आंसर शीट तैयार करते जाएं और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर काउंट करने पर कितना होता है। टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। इन 40 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना आया है वह आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालें। जितने ही ज़्यादा आप कमेंट डालोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोपेनहेगन ने, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, आपको बीच बीच में कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक अगर मिलती है तो आप उसको सही कर लीजिएगा प्लीज़। कोपेनहेगन ने जलवायु वर्गीकरण में किसे आधार माना है? कोपेनहेगन ने, जो कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी उन्होंने अपनी व्याख्या की है, उसमें उन्होंने चार प्रकार से बांटा है और जलवायु को जो 4 प्रकार में बांटा है, तो उसके अनुसार जो उन्होंने उसमें आधार माना है, किसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है जलवायु का, तो वह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 1 ऑप्शन है वनस्पति, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 तापमान और नंबर 4 आर्द्रता। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसको शॉर्टली आपको समझा दूंगा, बता दूंगा जैसे भी उचित होगा। तो आप जुड़े रहिए। 20 से 25 मिनट का वीडियो हो सकता है आधे घंटे का भी हो। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है वनस्पति। पहले प्रश्न का आंसर क्या है? वनस्पति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इस क्षेत्र में मिट्टी का प्रकार है। यानी कि राजस्थान में मिट्टियों का प्रकार है जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के अनुसार भी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वर्टिसोल, सेकंड ऑप्शन है इंसेप्टिसोल, थर्ड ऑप्शन है एरिडिसोल और 2 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करवा देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एरिडिसोल। क्या है? एरिडिसोल। अब जो थार का मरुस्थल है उसके 2 पार्ट हैं। थार के मरुस्थल के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें एरिडिसोल मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें एंटीसोल मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। तो ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न पूछ सकता है। आप ये तो सब जानते हैं कि बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब आपको पता है, लेकिन उनके कुछ वैज्ञानिक तरीके से उनके नाम अलग अलग हैं।
तो जो एरिडीसोल मिट्टी है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, जो एंटीसोल मिट्टी है वो मरुस्थल के अर्धशुष्कीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कोपेनहेगन के अनुसार BWHW के अंतर्गत जलवायु विभाजित की गई है। यानी कि जो उन्होंने अपने जलवायु विभाजित की है उसमें जो 4 प्रकार बताए हैं, एक तो उन्होंने बताया है BWHW और एक बताया है BSHW और एक प्रकार है उनका CWG और एक उनका प्रकार उन्होंने बताया जो चौथा वो है AW। तो आपको इस प्रश्न का अनुसार आंसर आना चाहिए कि जो BWHW वो किस प्रकार की जलवायु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने सोच लिया होगा तो मैं भी आपको यहाँ पर कंफर्म करवा देता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द नंबर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। वहीं थार के मरुस्थल के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसको उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है और उसका प्रकार है BWHW। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ अवगत करवा दूँ, जो आप नोट कर लीजिए, AW जो प्रकार है, सॉरी BWHW जो प्रकार है उसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले आते हैं और जो BSHW है उसमें नागौर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। और उसके अलावा CWG जो है उसमें टोंक, माधोपुर, अजमेर का क्षेत्र आता है और AW में जो लास्ट में निचले जो जिले हैं जैसे हाड़ौती प्रदेश आता है, उसके अलावा डूंगरपुर और बाड़मेर दक्षिणी राजस्थान, यानी कि मानकर चलो कि ये अपना राजस्थान है और इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से बांसवाड़ा और ये यहाँ पर है अपना झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये 4 ज़िले और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर जो जलवायु का प्रकार है वो AW है। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा है वो BWHW प्रकार से पूछा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, द नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, तो राजस्थान का बताना है आपको। तो इसमें आप राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा कहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा C नंबर, यानी जून का महीना जो है वो सबसे गर्म महीना होता है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इस स्लाइड पर देखें, राजस्थान में मावठ का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में रहता है? मैं आपको ना केवल जो प्रश्न दिए गए हैं उनसे अवगत करवाऊंगा, उनके राइट आंसर से अवगत करवाऊंगा, बल्कि इसमें साथ साथ बहुत सारा मैटर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार से हो सकता है किसी प्रकार से हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करवा दीजिएगा और अपने आंसर ज़रूर डालना, कितने नंबर आपके कितने वो ज़रूर डालना। इस प्रश्न का आंसर देखिए, राजस्थान में मावठ का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में होता है? राजस्थान के अंतर्गत जो शीत ऋतु में मावठ वर्षा आती है, आजकल सर्द ऋतु चल रही है और गंगानगर में तो 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई है, तो ये दिसंबर जनवरी के महीने में जो बरसात होती है वो मावठ होती है और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर से प्रवेश करती है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, जैसे ये गंगानगर सबसे पहले है, तो गंगानगर से ही इसका प्रवेश होता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, सर्वाधिक प्रभाव, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मावठ वर्षा प्रवेश जो करती है वो पश्चिमी विक्षोभों से आती है भूमध्य सागर। देखिए मैं आपको चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा। मान लीजिए कि ये अपना इंडिया है, मैं आपको वैसे ही एक बार मैप बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इंडिया के उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर से भौगोलिक प्रक्रियाओं के चलते हवाएं जो बहती है वह पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, और बीच में कैस्पियन सागर और लाल सागर आते हैं। तो भूमध्य सागर और भारत के बीच में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर कैस्पियन सागर और लाल सागर आते हैं, वहाँ से ये हवाएं अपनी नमी ग्रहण करती है। यहाँ से नमी ग्रहण करती है और फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के कारण फिर हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो इसकी धारा इस तरफ बहती है पवनों की और एक इस तरफ बहती है। जो इस तरफ बहती है ना, दक्षिण की तरफ बहती है, तो ये अपने इंडिया में प्रवेश करती है। और इंडिया में अगर बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में ये गंगानगर से प्रवेश करती है और सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? जयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। राजस्थान में मानसून का आगमन लगभग कब तक होता है? अब राजस्थान में मानसून का आगमन आपको अगर इंडिया के संदर्भ में बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप इंडिया के संदर्भ में भी बताएंगे, वहाँ पर लिखेंगे कि भारत में मानसून का आगमन कब से शुरू होता है। और अब यहाँ पर प्रश्न में राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, तो आप 1 से 6 जून नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ना ही 1 जून करेंगे। 1 जून को
इंडिया के संदर्भ में अगर यही प्रश्न पूछा जाता तो 1 जून हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में पूछा है। तो राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश होता है, मानसून राजस्थान में लगभग 15 से 17 जून के मध्य राजस्थान में प्रवेश होता है, ठीक है। और मालाबार तट यानी केरल के तट से जब मानसून इंडिया में प्रवेश करता है तो वो तब कौन सी तारीख होती है, 1 जून होती है, ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऑप्शन के अंदर अगर 15 जून है तो 15 जून कीजिए, 17 जून है तो 17 जून कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न संख्या 7, राजस्थान की औसत वर्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं ये आरबीएसई बुक्स यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो पाठ्यक्रम है उसमें से, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी भूगोल हरिमोहन सक्सेना की बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान भूगोल के लिए आप ला सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक बुक है। तो उसमें में से ये राजस्थान आरबीएसई बुक में से लिया गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 52.37। मुझे पता है आपको ये आंसर आता होगा, लेकिन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न संख्या 8, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती। अब बात यहाँ पर भूमध्य रेखा की गई है। अब भूमध्य रेखा वर्तमान में राजस्थान भारत के कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा भारत के लगभग मध्य में से गुजरती है, सॉरी भारत की दक्षिण में से गुजरती है। देखिए ये इंडिया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। ये मान लीजिए कि आप इंडिया है और यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, और जो भारत के मध्य में से गुजरती है वो है कर्क रेखा, भारत के मध्य में से गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात हो रही। भूमध्य रेखा पर आपको पता है सर्वाधिक वर्षा होती है, दोनों और भूमध्य रेखा के दोनों ओर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। लगभग यहाँ तक आप एरिया ले लीजिए दोनों साइडों में, तो भूमध्य के उत्तर की साइड में भी और दक्षिण की साइड में भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और मौसम कैसा होता है, उष्ण और आर्द्र जलवायु वहाँ पर होती है। अब देखिए प्रश्न में ये पूछा कि भूमध्य रेखा अगर भारत के मध्य में से, अब यही रेखा कौन सी रेखा, जो मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा, अब यही रेखा अगर भारत के मध्य में से गुजरती तो यहाँ पर कैसी जलवायु हो जाती भारत में से। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइएगा, मैं आपको एक बार आंसर से अवगत करवा देता हूँ। उष्ण एवं आर्द्र, यहाँ पर उष्ण जलवायु भी है और आर्द्र भी है। शीत तो ठंडी जलवायु होती है और शुष्क जो होती है वो शुष्क जलवायु आपको पता ही है, और उष्ण जो गर्म जलवायु होती है, और आर्द्र यानी कि बरसात नमी युक्त जो होती है वो आर्द्र होती है। और यहाँ पर मौसम कैसा है, तापमान कैसा रहता है भूमध्य रेखा पर, बहुत अधिक भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक रहता है। अधिक तापमान रहने का कारण क्या है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर, और इसी कारण यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा अगर भारत के मध्य में होती तो भारत के मध्य में तापमान कैसा हो जाता, अभी कैसी जलवायु हो जाती, उष्ण एवं आर्द्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और बी नंबर है मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सी नंबर है नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल, और द नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। इसमें प्रश्न में समझाने वाली कोई विशेष बात है नहीं। आपको पता है कि जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम या चेरापूंजी में होती है, तो मासिन राम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर गारो, खासी एवं जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है, और उनमें से भी जो खासी पहाड़ी है उस पर सर्वाधिक वर्षा होती है जहाँ पर मासिन राम है। और ये कहाँ पर है, ये भारत, आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट पर जाइए। ये मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये मानकर चलिए आप इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के जो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य कहाँ पर हैं, इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और हवाओं में रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण जैसे ये होता है ना मानसून, जो अरब सागरीय मानसून होता है जो इस तरफ बढ़ता है, वो इन पहाड़ियों से जाकर के टकराता है। इन पहाड़ियों से टकराने के बाद में ये अपनी दिशा परिवर्तित करता है और इस तरफ हो जाता है, इस तरफ। इसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो एक दूसरे से मेल सही तरीके से नहीं है वो अपने को पहचानना है।
आपको पता है लू कहाँ पर चलती है? उत्तर पश्चिमी भारत, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत आप राजस्थान भी बता सकते हैं। तो ये तो है, सही है। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में होती है आम्र वर्षा, बिल्कुल सही है। और जो फूलों की बौछार होती है ये भी दक्षिणी भारत की तरफ होती है। और फूलों की बौछार उत्तरी भारत लिखा रखा है यहाँ पर, देखिए यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अपना मतलब क्या है, असुमेलित है। और मावठ उत्तर पश्चिम भारत, ये भी सही है। अब अपने को असुमेलित ही पहचानना, तो यानी कि इसके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। आप हर प्रश्न, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है उस प्रश्न को आप अपने माइंड में सोच लें में उस प्रश्न का राइट आंसर, या फिर एक पेज के ऊपर लिखते जाएं, ताकि आपकी एक आंसर की तैयार होगी। और आंसर की के लास्ट में आप काउंट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और मुझे ये बताना कि आपके कितने प्रश्न सही थे। झूठ मत बोलना, मजाक मत करना। नया साल आने वाला, नए साल से पहले अगर झूठ बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा का कारण है। प्रश्न नंबर 11, कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा का कारण है। अब कोरोमंडल तट मैं आपको बताता हूँ, भारत के तट बताता हूँ पहले। कोरोमंडल और मालाबार तट किधर है? ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया, और ये तमिलनाडु आ गया, और इधर आ गया केरल, यहाँ पर कर्नाटक है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा, और ये कई सारे राज्य हैं ना यहाँ पर। तो आपको बताना है कोरोमंडल तट। अब यहाँ पर जो है तमिलनाडु का तट है वो है कोरोमंडल तट, और जो इस तरफ तट है वो है मालाबार तट। अब कोरोमंडल तट के बारे में बताया कि शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको इतने बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो मान कर चलना कि आपके पूरा जलवायु की जो मौसम क्रियाविधि है, वर्षा का जो चक्र है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये थोड़ी स्क्रीन बड़ी करके ना समझाता हूँ यहाँ पर। अब देखना, इस प्रश्न को समझना आप। ये देखो इंडिया का दक्षिणी शोर है। ठीक है, यहाँ पर है कोरोमंडल तट, और यहाँ मालाबार तट। यहाँ पर मालाबार तट है, और यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल तट। अब जो मालाबार तट पर वर्षा होती है वो तो होती है सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अगर इसका पूछा जाएगा ना, अगर आपसे इसका पूछा जाएगा तो यहाँ पर तो ग्रीष्म ऋतु, लेकिन शरद ऋतु में पूछा है, शीत ऋतु में पूछा है, सर्दियों में पूछा है, आजकल वर्षा किस कारण कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो कोरोमंडल तट पर आपने बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, जब मौसम का निवर्तन या मौसम का प्रत्यावर्तन जब शुरू होता है, यानी कि लौटता हुआ मानसून हम जिसे कहते हैं, तो वो मानसून लौटता जब कैसे है, यहाँ से मानसून शुरू होता है और ऐसे जाता है पहले, और फिर यहाँ पर वर्षा करने के बाद में जब मानसून वापस लौटता है ना इधर की तरफ, इसी प्रक्रिया में, तो ये हवाएं, ये पवनें वापस दक्षिणी भारत की तरफ आकर्षित होती है। तो उसी समय उत्तर की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से भी हवाओं का रुख इधर की तरफ ही होता है। तो ये दोनों हवाएं मिलकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेती है। पर्याप्त नमी ग्रहण करने के कारण फिर ये टकराती है कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल तट से टकराने के बाद में यहाँ पर शीत ऋतु में बरसात होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून का निवर्तन कब शुरू होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून का निवर्तन चलता है, तब शीत ऋतु आती है, और शीत ऋतु का आगमन होता है तब किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको प्रश्न का राइट आंसर क्या बताना होगा? कोरोमंडल तट। यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ठीक है, इंडिया के यहाँ पर कोरोमंडल तट है, और यहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया भी है या फिर नहीं समझ में आ रहे प्रश्न, मुझे जरूर बताना। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो अपन और बेहतर प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम, और नहीं भी समझ में आ रहा तो भी अपन और बेहतर प्रयास करेंगे, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 11वें का? उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पर बरसात होती है। 12th, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब देखिए ये 4 पहाड़ी प्रदेश है। मैंने आपको बताया था गारो, खासी, जैंतिया और मिजो, ये 4 पहाड़ियाँ हैं, ये 4 पहाड़ी प्रदेश है। तो इनमें से भी अपने को चूज़ करना है। वैसे अपने को पता है भी गारो, खासी, जैंतिया, मिजो, इन चारों पहाड़ी क्षेत्रों पर बरसात सर्वाधिक होती है, लेकिन इनमें से भी अपने को सिलेक्ट करना हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खासी। ये आप ऑथेंटिक चेक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक बुक में जरूर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न है 13वां। भारत में
उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांश कहाँ मिलती है? तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर है, पहले आप देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। उष्णकटिबंधीय यानी कि आर्द्र प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ब नंबर, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये प्रश्न आ चुका है और इसका राइट आंसर ब नंबर प्रश्न का ब नंबर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। आप ये मत समझना कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप उष्ण जलवायु तो राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु सवाना प्रारूप की जलवायु जो है वो भारत के संदर्भ में पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? अब ऐसा अपने को राज्य सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको पता है किसी राज्य में तो भाई मानसून जो अरब सागरीय मानसून है उस शाखा से ज़्यादा बरसात होती है और कहीं कहीं बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन दोनों से बरसात सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो भारत के संदर्भ में ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में आ चुका है। आजकल तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आता, लेकिन कई बार पूर्व में कई भर्तियों में ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आ चुका है मेरे ख्याल से, और इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने इसका आंसर सोच लेना है और मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा अल मसूदी। अल मसूदी ने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था। और अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। भारत के किस तट से मानसून प्रवेश करता है? मैंने आपको कई बार बताया, भारत के संदर्भ में अगर मानसून डायरेक्ट मानसून पूछा जाए ना, तो इसका आंसर आंख बंद करके मालाबार तट ही करना होगा आपको। और यदि ये पूछा जाए कि उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून या फिर पश्चिम विक्षोभ मानसून, तो वो अलग अलग संदर्भ में बताना है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो आपको मालाबार तट से ही बताना है। भारत में सर्वाधिक या फिर भारत में सबसे पहले मानसून किस तट से प्रवेश करता है? भाई मानसून जो मालाबार तट से सर्वाधिक सबसे पहले प्रवेश करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली गोल्डन ड्रॉप्स से उत्तरी पहाड़ी राज्यों में किस फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है? आप आरबीएससी की बुक में इस प्रश्न को देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रश्न में ये पूछा जाता कि पश्चिमी विक्षोभ, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी बरसात होती है। गोल्डन ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं वो है मावठ। गोल्डन ड्रॉप्स किसके लिए होती है? ये गेहूं के लिए। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गेहूं के लिए ये सबसे उपयोगी मानी गई है, खरीफ की फसल के रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल के लिए मावठ वर्षा सर्वाधिक लाभदायक मानी गई है। और अगर ये पूछा जाएगा कि भाई मैदानी प्रदेशों में इसका सर्वाधिक लाभ किस फसल को होता है, तो आपको आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में पूछा गया है, तो पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में इसका राइट आंसर क्या आपको पता है? पहाड़ों में क्या ज़्यादातर होते हैं? सेब होते हैं। तो ब नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर ये उत्तरी मैदानी राज्यों में पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता ए नंबर, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? पहाड़ी राज्यों में। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18। मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। अब मावठ वर्षा के बारे में 2-3 प्रश्न है, तो इस पर आपको कई बार आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा विशेष बताने वाली बात है नहीं। इसका आंसर आपको आता ही है। मैं भी यहाँ पर आपको आंसर इसका अवगत करवा देता हूँ। पश्चिमी विक्षोभ, स नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन है। और प्रश्न नंबर 19। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? मैंने अभी आपको कोपेन के बारे में बताया कि उन्होंने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, पहले अपने अनुसार आप इसका सोच लीजिए। तो इसका होगा BWHW। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाले ज़िले आ जाते हैं इधर। यानी कि जो सबसे गर्म तापमान जहाँ पर होता है उसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत लाया गया है, कोपेन ने रखा है। और उसका प्रकार जिन्होंने अपने कोडवर्ड में जो यूज़ किया है वो BWHW।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ, आपको फैक्ट बता दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप देखिए, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर, दो आंसर है इसके, 5 नंबर और 4, यानी कि ए और स दोनों ही सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस प्रश्न को 11th RBSE की बुक में देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा स नंबर। ठीक है, और यदि आप सामान्यतः और भी किसी कई बुक्स में इसको गाइड वगैरह में देखेंगे तो आपको 5 प्रकार मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनाने का जो औचित्य था, उद्देश्य था, वो यहाँ पर इस प्रकार से माइंड में रखा गया कि जैसे 3 भूगोलवेत्ता थे ना, कोपेन, टिवार्था और एक और थे, जिन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4-4 वर्गों में बांटा था। और उसमें एक तो कोपेन थे और एक थे टिवार्था और एक थॉर्नवेट थे। तो इन्होंने 4-4 प्रकार में विभाजित किया था। ठीक है, और आप इसका प्रश्न का आंसर 4 ही मानना, क्योंकि अपने पास ऑथेंटिक फैक्ट है। इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर, RBSE कक्षा 11th इसके अनुसार। ठीक है, बहुत से बच्चे का कन्फ्यूजन है, सर इसके 5 है, कहीं हमने 5 भी देखा है, 4 भी देखा है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। राजस्थान का अति आर्द्र जिला है। अति आर्द्र पूछा है तो इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई विशेष बात है नहीं। आपको पता है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जहाँ की वायु में, यहाँ की पवनों में, जहाँ की हवा में नमी होती है ना, नमी युक्त पवनें, वहाँ की जलवायु अति आर्द्र होती है और वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है, और झालावाड़ में ही अति आर्द्र जलवायु होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, यानी कि सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, सुहानी धाराओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, सुहानी धाराओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। तो देखिए, सर्दियों में राजस्थान के संदर्भ में बताना है भाई। राजस्थान के संदर्भ में सर्दियों में आपको पता है पश्चिमी विक्षोभों से होती है, और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न हो चुके हैं और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। थार का कल्प वृक्ष है। इसमें कोई विशेष बात है नहीं, इतनी समझाने वाली, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस ओर बहती है? अब अगर ये पूछा जाए कि शीत ऋतु में जब मानसून का आगमन होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, तब समुंदर से स्थल की ओर पवनें बहती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, और यदि ये पूछा जाएगा कि मानसूनी पवनें शरद ऋतु में बहती है, तब आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। मान लीजिए ये समुद्र है और ये इंडिया है। ठीक है, अब देखो, जब आएगी ग्रीष्म ऋतु तो मानसून यहाँ से समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहती हैं। ठीक है, और यदि इसी प्रश्न को ये पूछा जाए कि शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में हवाओं का बहाव उल्टा हो जाता है, यानी स्थल से समुद्र की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्थल से समुद्र की ओर, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बारे में पूछा है। तो मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब शरद ऋतु होती है ना, शरद ऋतु में मानसून का निवर्तन शुरू होता है। और मानसून का निवर्तन कब शुरू होता है भाई? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, तब मानसून वापस लौटता है। जब लौटता है तो फिर हवाएं समुद्र की ओर वापस चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। अर्धशुष्क जलवायु वाला, ये जलवायु के प्रदेशों को आप पढ़ लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो जयपुर है वे उपार्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और जो झालावाड़ है और जो प्रतापगढ़ है, यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। लेकिन जो जोधपुर है, जहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो यही प्रश्न में से पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, अर्धशुष्क, है ना। अर्धशुष्क के अंदर एक तो राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जोधपुर आता है। और जोधपुर में जलवायु कैसी पाई जाती है भाई?
सॉरी अर्ध जलवायु कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किस जिले से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अभी ये प्रश्न आपने बहुत कम जगह देखा होगा। सुभाष चारण सर ने भी इस प्रश्न को बहुत अच्छे से बखूबी समझाया है, और मैंने इसको शायद RBSC, शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा, कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक में भी ये दिया गया है। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है उसका सर्वप्रथम, उस मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश राजस्थान के किस जिले में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी है किधर, ठीक है। अब देखो, इसमें एक सेकंड में नीचे करके स्लाइड को समझा देता हूँ आपको। ये इंडिया है, ये इंडिया है, और यहाँ पर अपना राजस्थान है, समझ गए। ये बड़ा राजस्थान का नीचे जो पार्ट है ये दक्षिणी एरिया है, ये पूर्वी है, ये उत्तर है, और ये बड़ा पश्चिमी एरिया है पाकिस्तान की तरफ। अब देखो, आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत के जिस दिशा में भारत के, उसी दिशा में राजस्थान के है। तो राजस्थान और भारत के किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में, ज़्यादातर दक्षिण ही माना जाता है, दक्षिण पूर्व में है। तो अब राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला है यहाँ पर भाई? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, हड़ौती प्रदेश है ना। हड़ौती प्रदेश में भी सबसे किनारे पर, सबसे एंड में राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़ है, जिसकी सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। तो वहाँ पर राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम प्रवेश होता है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम प्रवेश होता है भाई, संपूर्ण भारत में। अब देखो, ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ व्यक्ति इस प्रश्न को पश्चिम बंगाल बता सकते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया है, ये इंडिया है, और यहाँ पर है भारत के बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और ये नागालैंड, मणिपुर वगैरह ये वाले ज़िले ना, ये यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर है अपना जी पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल आप सोच सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से भी पहले भारत का कुछ पार्ट जो समुद्र में डूबा हुआ है, वो कौन सा है अभी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी से भारत के संदर्भ में सर्वाधिक, सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी है वो मानसून कहाँ से प्रवेश करता है भाई? यहाँ पर प्रवेश करता है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश किस जिले से होता है? पहले तो यही प्रश्न आपसे बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में पूछा गया। अब अरब सागर, ये देखिए अरब सागर के संदर्भ में पूछा गया है। तो अरब सागरीय मानसून राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है भाई? प्रश्न नंबर 28। आंसर सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब नंबर, यानी कि बांसवाड़ा। अभी देखिए, ये वाला राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान का दक्षिणी है पार्ट है, ये राजस्थान का उत्तरी पार्ट है, सॉरी पूर्वी पार्ट है, ये उत्तरी, और ये पश्चिमी। तो आपको पता है कि जो अरब सागरीय मानसून है वो इस तरफ से आता है, तो सबसे पहले इस तरफ से आएगा। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से सबसे पहले, बांसवाड़ा में प्रवेश करेगा कौन सा? अरब सागरीय। और यदि पूछा जाए पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी शाखा है, तो सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करती है भाई? झालावाड़ में करती है। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान समझना। प्रश्न संख्या 25 पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 25 नहीं, प्रश्न संख्या 26। इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा गया है, और उस प्रश्न में क्या पूछा था? अरब सागरीय मानसून के बारे में पूछा गया था, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न संख्या 29। राजस्थान में पश्चिम बंगाल मानसूनी शाखा से वर्षा की मात्रा बढ़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ बच्चे इस प्रश्न पर उलझ गए थे, तो प्रश्न आपको उलझाने के लिए बनाया गया था। तो ये इसमें समझने वाली कोई विशेष बात है नहीं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे, मौसम की क्रियाविधि आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा की मात्रा, अब देखिए ये राजस्थान है, सॉरी एक मिनट, ये वाला आप राजस्थान मैप है, और राजस्थान में देखिए कि बंगाल की खाड़ी की वर्षा की मात्रा, वहाँ वर्षा की मात्रा पूछा है। आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है अभी? झालावाड़ में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है अभी?
जैसलमेर में होती है। अगर ये पूछा जाता कि वर्षा की दिशा पूछा जाता किस तरफ बढ़ती है, तो वर्षा की दिशा तो हो जाता भाई पूर्व और दक्षिण से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, ये बड़ा उत्तर और ये बड़ा पश्चिम, ठीक है। अब ये पूछा जाता कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की दिशा किस तरफ बढ़ती है, तो आंसर आ जाता पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा की मात्रा, तो आपको पता है यहाँ पर न्यूनतम होती है, थोड़ी इस तरफ जाएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा मात्रा वर्षा ज़्यादा होती है, इस तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे अपन दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। एक बार फिर से आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, वीडियो को आप बैक करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। राजस्थान में सर्वाधिक स्वर्णातुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्वर्णातुल्य वनस्पति, पहले तो आपको भारत का भौतिक प्रदेश के अंतर्गत दिया गया था, तो उसमें आपको बताना था प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन यहाँ पर है स्वर्णातुल्य वनस्पति जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, अति आर्द्र प्रायद्वीपीय पठार है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, तो वहीं पर ये केरल वगैरह है ना, मालाबार तट वगैरह, जहाँ से वर्षा का मानसून प्रवेश करता है, तो ये सारे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में तटीय प्रदेशों में आ जाते हैं। तो अति आर्द्र जलवायु वो प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती है। अगर क्षेत्र भौतिक विभाग के बारे में पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार, और जलवायु के अंतर्गत पूछा जाए तो अति आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। टिवार्था के अनुसार अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों का प्रकार है। तो आपको टिवार्था, थॉर्नवेट और कोपेनहेगन, इन तीनों के जो इन्होंने तीनों ने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो उसके वो आपको याद होना चाहिए। तो अति आर्द्र जलवायु इन्होंने कुछ प्रकार को बताया है AW, ठीक है। AW प्रकार ही उन्होंने बताया था कोपेनहेगन ने भी AW बताया था अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों का, और टिवार्था ने भी AW बताया। इनका कोड वर्ड है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, इसमें कोई विशेष बात बताने वाली है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जैसलमेर इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है। राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक क्या है भाई, इस प्रश्न के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, आपने देखा होगा कि अरावली पर्वतमाला, ये देखिए राजस्थान, और राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ से जब वर्षा इस तरफ बढ़ती है तो इसको बीच में रुकावट पैदा करता है, जिस कारण यहाँ से हवाएं सीधी गुजर जाती है और इस तरफ पश्चिम में प्रवेश नहीं कर पाती है राजस्थान के, और इस कारण इसको क्या कहा गया है, जलवायु का नियंत्रक कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 34। राजस्थान के जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक विषमता, देखिए एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 34, तो इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा और मैं आपको पिन करके कमेंट बॉक्स में लास्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 35। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, BWHW के अंतर्गत आप बताएं। इसमें BSHW नहीं है, ये BWHW है। हाँ, प्रश्न देखिए, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है। तो जहाँ पर जैसलमेर का, हालांकि इसमें आप गंगानगर नहीं डाल सकते, गंगानगर को इसमें नहीं रखेंगे। तो गंगानगर के अलावा जैसे जैसलमेर का नाम आपको कहीं भी मिल जाता है तो उसमें आप सही मानकर चलना। अगर अन्य किसी ऑप्शन में जैसलमेर का नाम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप जैसलमेर वाले ऑप्शन को ही प्रायोरिटी देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चल गया होगा कि BWHW यानी शुष्क जलवायु किन जिलों में पाई जाती है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। तो इसका आंसर होगा A नंबर। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। समुद्र से दूरी, अरावली का मानसून
अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना, मरुस्थल होना और वनों की कमी होना। सभी ऑप्शन सही है वैसे तो, लेकिन अपने को सर्वाधिक इस प्रकार के जहाँ पर ऑप्शन अपने को डाउट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी अपने को थोड़ी गहराई से समझना है। तो इसमें से मुख्य कारण अगर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ब, अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। नेक्स्ट है 40 प्रश्न है, थोड़ा बना रहिए, 3-4 प्रश्न ही रहते हैं। मैं इसके बाद में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, तो वो भी आप सुनते जाइएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, अब राजस्थान की देखिए भी सर्वाधिक वर्षा तो झालावाड़ में होती है, लेकिन औसतन वर्षा का प्रतिशत अगर पूछा जाएगा, वर्षा का सेंटीमीटर अगर पूछा है कि भी तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कहा क्या होगा, सिरोही। सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में, सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है सिरोही में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर तक कितनी वर्षा होती है राजस्थान में, तो ये मानसून का समय है, और इस मानसून के समय में इसका राइट आंसर कौन सा होगा भी, ब नंबर ऑप्शन, 90%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 39, मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है, मानसून के प्रत्यावर्तन या मानसून का निवर्तन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 39 नंबर का, यानी कि लौटता हुआ मानसून वर्षात करके इंडिया में या राजस्थान में कब वापस लौटता है। तो मानसून प्रारंभ कब होता है भाई, जून महीने में। मानसून अगर प्रारंभ पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जून महीने में। मानसून सर्वाधिक वर्षा कब करता है, जून से सितंबर महीने में। और मानसून लौटता कब है बरसात करके इंडिया में से या राजस्थान में से, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न हालांकि आपको आता है अच्छे से, और इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा, तो 39 प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर, अंतिम प्रश्न आज का, कृषि की अनुकूल दिशाएं राजस्थान के किस जलवायु प्रदेशों में है। यानी कि सर्वाधिक कृषि के अनुकूल दिशाएं, तो आप इसे भरतपुर अलवर भी मान सकते हैं। ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर मैदानी प्रदेश है, तो उनसे भी ज़्यादा अगर आप मानेंगे तो ज़्यादा आंसर इसका बेटर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़ गंगानगर में जो नहरी क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ पर मैदानी प्रदेश है, और घग्गर नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो इस कारण यहाँ पर क्या है, अनुकूल दिशाएं हैं कृषि की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये प्रश्न मैंने आपके लिए टेस्ट लगाया टेस्ट के रूप में, और आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी लगातार राजस्थान भूगोल के सभी टॉपिक के वीडियो मैं 30-30 प्रश्न के, 40-40 प्रश्न के वीडियो अपलोड कर दूंगा। और यदि कोई समझाने में, यदि कोई बताने में कहीं या फिर मेरी कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत करवाइएगा। हो सकता है, इंसान है भाई, कई बार कोई मिस्टेक हो भी जाए, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत आपको आंसर बताया जाए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो मुझे वो मेरी गलती कोई हुई हो तो मुझे कबूल है, और लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपका स्कोर जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऑल टीचिंग एग्जाम उजाला ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हनुमानगढ़, जो कि टेस्ट सीरीज जो कि 2020 मार्च से चल रही है, और बहुत से स्टूडेंट है वो इस टेस्ट सीरीज के लाभ ले चुके हैं रीट में भी, और भविष्य की भर्तियों में, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी टेस्ट सीरीज का लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है वो निःशुल्क है, और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो चार्जेबल है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसमें जो आपको पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, जहाँ पर RBSC और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी पुस्तकों से महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। 80% मैटर, 70% मैटर डाला जाता है। तो आप उस टेस्ट सीरीज का लाभ लेने के प्रथम पेपर कंप्लीट, जिसमें साइकोलॉजी भी होगी, करंट जीके भी होगा, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान जीके भी होगा, यानी कि पूरा प्रथम पेपर आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप इस टेस्ट सीरीज का लुत्फ ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अभी जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वीडियो के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न उजाला टेस्ट सीरीज में से आए हैं, लगभग 70 से 80% मैटर का एक एग्जाम में 60 से 70% मैटर, अगर किसी भी टेस्ट सीरीज के हूबहू प्रश्न आ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से शायद और नहीं हो सकती। और मैं बहुत इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो भी आज उजाला टेस्ट सीरीज की पहचान बनाई है वो आप सब लोगों ने बनाई है। आप सब लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, पूरा सहयोग दिया है, और इसी के चलते आज अपन ऑथेंटिक मैटर के लिए जाने जाते हैं। तो ऑथेंटिक, अगर ऑथेंटिक प्रकार की आपने
टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और नया बैच जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसका पहला टेस्ट निःशुल्क होगा। और निःशुल्क टेस्ट लगाए जाने के बाद में टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करवाया जाता है। लगभग 2-2.5 महीने का बैच होता है। तो आप अगर 3 से 4 महीने या 5 महीने टेस्ट सीरीज में लगातार रहते हैं और अगर अंत तक रहते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। और अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें उजाला जो टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट थे लगभग 500 से 600 के बीच में बच्चे थे। कभी मैंने काउंट नहीं कि फाइनली 550 थे कि 550 थे कि 600 थे। तो उनमें से मुझे ये आंकड़ा एक याद है कि 120 से 125 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से 143 है। और टेस्ट सीरीज में अधिकतम जो स्कोर रहा है वो बाड़मेर से 2 स्टूडेंट का रहा है। प्रथम लेवल में 143 हकीम खान बाड़मेर से, और हरदन सिहाग जो बाड़मेर से वो सामाजिक विज्ञान L2 में हाईएस्ट स्कोर 141 रहा है। तो ये भी आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल बात है। और साइंस में अधिकतम स्कोर रहा है वो 139 गौरव भीलवाड़ा। तो इन सब से एक दिन आपको मिलाएंगे और फाइनल विज्ञप्ति और फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। उसके बाद में ही कुछ देखेंगे और आपको सबको आमंत्रित करेंगे और स्टेज से आप सबका इनके साथ सबको रूबरू करवाएंगे। ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। 2 दिन बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा और उसका टॉपिक भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि मैं प्रश्नों के सीधे आंसर ही बताऊँ। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, प्रश्नों के बारे में समझाऊँ, ताकि आप एक बार ढंग से अगर समझ लेते हैं तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से प्रश्नों के आंसर परीक्षा में हल कर सकते हैं और परीक्षा को अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।